चले टॉपिक है विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका। रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ये टॉपिक बेसिकली इकोलॉजिकल अप्रोच या पारिस्थितिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो थोड़ा सा इकोलॉजिकल अप्रोच या पारिस्थितिक दृष्टिकोण क्या है वो जाने और तब फिर इस टॉपिक को देखें। पारिस्थितिक दृष्टिकोण या इकोलॉजिकल अप्रोच की प्रशासन अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होता भी है और उन्हें प्रभावित करता भी है। परिस्थितियां बदल जाएं तो प्रशासन का बदलना जरूरी है। अगर हम प्रशासन और परिस्थिति के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन नहीं करते हैं तो इसे हम नॉन इकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं, और अगर प्रशासन और परिस्थिति के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन किया जाए तो इसे इकोलॉजिकल अप्रोच की संज्ञा दी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करीब 47-48 के आसपास हमने इकोलॉजिकल अप्रोच को अपनाया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद अब हम प्रशासन और परिस्थिति के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन करने लगे हैं, और ये अप्रोच भी उसी समय आई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत जैसे विकासशील देशों का उदय हुआ। अमेरिका का प्रशासन, उसके नियम कायदे कानून यहाँ नहीं चल पाए। ध्यान गया कि क्यों ऐसा हो रहा है, तब ये अप्रोच आई और तभी ये बात हमें समझ में आई कि विकसित देशों में रोल कुछ और है प्रशासन का, विकासशील देशों में उसका रोल कुछ और है। तो परिवेश या परिस्थितियां प्रशासन को प्रभावित करती हैं, प्रभावित होती हैं। परिवेश विकसित देशों का अलग है, विकासशील देशों का अलग है। परिवेश का मतलब भी क्या है, तो यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ये सब प्रशासन का परिवेश कहलाता है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, भूगोल क्या है, जलवायु क्या है, ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें विकसित देशों में अलग हैं, विकासशील देशों में अलग हैं। अमेरिका का कल्चर अलग है, वहां की सोसाइटी अलग है। भारत का कल्चर अलग है, सोसाइटी अलग है। तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर प्रशासन अलग होगा, प्रशासन का नेचर अलग होगा, उसका रोल अलग होगा। तो यहीं से ये टॉपिक निकला है कि विकसित देशों में भूमिका कुछ और होगी लोक प्रशासन की, विकासशील देशों में भूमिका कुछ और होगी। तो चूंकि परिवेश अलग अलग है, इसीलिए विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका भी अलग अलग है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का। यहां कंपैरिजन किया गया है स्लाइड में थोड़ा सा विकसित और विकासशील देशों का, कि विकासशील देशों की परिस्थितियां विकसित देशों की परिस्थितियां क्या हैं और विकासशील देशों की परिस्थितियां क्या हैं। 2-3 पॉइंट यहां हैं। विकसित देशों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी दृष्टि से परिपक्वता है, मैच्योरिटी बहुत ज्यादा। भाई विकसित हम कहते इसीलिए हैं कि उन्होंने विकास के एक निश्चित अवस्था, एक निश्चित स्तर को प्राप्त कर लिया है। प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धता है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, आधुनिकीकरण है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध हैं। विकसित होने के पैमाने ही यही सब हैं।
जबकि विकासशील देशों में नहीं है ऐसा। अभी भी सामाजिक आर्थिक विकास और लोकतंत्र की स्थापना के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी है जिसको खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, साफ हवा नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि विकसित देशों में ये समस्याएं नहीं है, लेकिन याद रखें कि ये कंपैरेटिव स्टडी हो रही है कि हमसे उनकी स्थिति नो डाउट बहुत बेटर है, या उल्टा करें कि उनकी तुलना में हमारी स्थिति अभी बहुत दयनीय है। विकसित देश हैं उनमें साक्षरता, औद्योगिकरण, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा, न्याय सब चीजें हैं, इनकी समस्याएं व्याप्त नहीं है। तो भी हमने कहा हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पानी हो, हवा हो, सब है बेटर। हमारे यहाँ दिक्कतें हैं। विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जो संसाधन कम है और वो भी वेस्ट हम कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं उनका, संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, असंतुलित व्यापार व्यवस्था है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, कृषि पर निर्भरता है, ग्रामीण निरक्षर समाज है, स्वास्थ्य कमजोर है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, भुखमरी, कहने का मतलब कि दुनिया भर की जितनी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं मौजूद हैं। और समस्याओं के समाधान के लिए कोशिश की जाए, प्रयास किए जाए, तो हमें वो भी नहीं होने देना है। सो आंदोलन करना है, रोड रोकना है, बसें ट्रेनें रोकना है। रोज 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा हो हमारी बला से, हमारी बात नहीं सुनोगे तो लोग भी वैसे हैं, उनका नेचर भी, उनका एटीट्यूड भी वैसा है। विकसित देशों में आधुनिक विज्ञान तकनीकी विकास से उत्पन्न समस्याएं हैं, वहां नई तरह की प्रॉब्लम हो गई हैं भाई। इतना भौतिकतावाद हो गया है, इतना टेक्नोलॉजी नई नई आ गई है कि वहां अब वो नई समस्याएं हो गई। प्रदूषण है, कंप्यूटर जनित अपराध है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये समस्याएं हमारे यहाँ नहीं है। देखिए आप, साइबर क्राइम में अमेरिका ब्रिटेन से आगे भारत है। तो भाई हम तो इस तरह की चीजें बहुत जल्दी अपना लेते हैं। झारखंड का जामताड़ा पूरी दुनिया में कुख्यात हो रहा है, इंडिया में तो है ही है भैया साइबर क्राइम के लिए। आए दिन के फ्रॉड और क्राइम तो टेक्नोलॉजी कितनी अपना पाए हैं, लेकिन फ्रॉड में, क्राइम में तो जरूर अव्वल हो गए। ई कचरा जरूर अव्वल हो गए। एशिया में सबसे बड़ा सेंटर बन गया ई कचरे की डंपिंग का, ई वेस्ट। विकासशील समाजों की प्रमुख समस्या परिवर्तन से परहेज है, यथास्थितिवाद है। कैसे आप नए कानून बना देंगे, कैसे आप एमएसपी की, एपीएमसी की और जो जो खत्म कर देंगे। हमें तो जो चला आ रहा है बरसों से वही चलेगा। जो अंग्रेज छोड़ के गए थे वो स्वतंत्रता के बाद अपना लिया, और जो 70 साल से है वही चलेगा। और फिर गाली भी देंगे सरकार को कि बदल क्यों नहीं रहे, बदलोगे तो बदलने भी नहीं देंगे। तो बस वो स्थिति है। जिनका विकास करना है वही विकास में सबसे बड़ी बाधा रुकावट बने हुए हैं, और फिर जब विकास नहीं होगा तो गाली भी उन्हीं को देना है कि हमारा विकास नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कल्चर, हमारा नेचर है। तो चूंकि परिस्थितियां दूसरी हैं, चूंकि समस्याएं, चुनौतियां दूसरी हैं, तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि लोक प्रशासन की भूमिका भी अलग अलग है, एक जैसी भूमिका नहीं है विकसित और विकासशील देशों में। उसी से जुड़े हुए कुछ पॉइंट यहां स्क्रीन पे आपके सामने हैं कि विकसित देशों में और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका में क्या अंतर देखने को मिलता है। कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट देखिए कि लोक प्रशासन
सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एवं विकास का साधन है सोशियो इकोनॉमिक चेंज एंड डेवलपमेंट, लेकिन लोक प्रशासन की ये भूमिका विकसित देशों में गुणात्मक ज्यादा होती है और विकासशील देशों में मात्रात्मक ज्यादा। हम बात कर रहे हैं कि विकसित देश सामाजिक आर्थिक विकास के एक निश्चित स्तर को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें उसके आगे बढ़ना है, उन्हें क्वालिटेटिव चेंज करने हैं, मात्रात्मक कर चुके हैं और हमें अभी वो मात्रात्मक ही करने हैं। हमारी चिंता है कैसे निरक्षरों को साक्षर बनाएं, कैसे बीपीएल को एपीएल बनाएं, कैसे 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ करवा दें, लोगों को खाद्य सुरक्षा दे दें। अब अमेरिका जैसे विकसित देशों में कम से कम ये समस्या तो नहीं है कि निरक्षरों को साक्षर बनाएं, हैं लोग पढ़े लिखे। हमारे यहाँ जैसे भूखों मरने वाली नौबत तो नहीं है, गरीबी वहां भी ऐसा नहीं है, असमानता वहां भी, लेकिन फिर हमने कहा कि कंपैरेटिव स्टडी हो रही है तो हमसे तो नो डाउट बहुत बेटर स्थिति है। तो उनकी चिंता है कि जो साक्षर हैं लोग उन्हें कैसे और शिक्षित करें और उच्च तकनीकी शिक्षा प्रदान करें, नए नए इनोवेशन करें, नए नए हर साल ऑस्कर मिल जाए या नोबेल पुरस्कार मिल जाए या और दूसरे बुकर मिल जाए और बाकी, और हम तो अभी भैया नाम लिखना सीख जाएं, यही बड़ी बात है। तो हमें मात्रात्मक चेंज लाने हैं, उन्हें वो मात्रात्मक कर चुके हैं, उन्हें क्वालिटी सुधारनी है, गुणात्मक चेंज लाने हैं। हमारे यहाँ 2 टाइम की रोटी मिल जाए आदमी को, जब रोटी हो तब अगला स्टेप है कि भैया अब उसमें घी लगा हो, कि रोटी के साथ सब्जी हो, अभी तो चलो प्याज और नमक से ही मिल जाए तो बड़ी बात है। बाईस सौ 2400 कैलोरी तो अभी बहुत बात की बात है, भूखा मरने से अच्छा है कि आदमी को नमक के साथ प्याज के साथ ही मिल जाए रोटी। तो हमें तो अभी मात्रात्मक चेंज करने हैं, प्रशासन को करना है। विकसित देशों में वो हो चुके हैं, उन्हें क्वालिटी इंप्रूव करनी है। दूसरा देखिए, लोक प्रशासन राजनीतिक परिवर्तन और विकास का साधन है, पॉलिटिकल चेंज एंड डेवलपमेंट, लेकिन इसमें भी लोक प्रशासन की ये भूमिका विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कारण फिर वही है कि हम विकासशील हैं, हमारी राजनीति राजनीतिक संस्थाएं कंपैरेटिवली नई हैं, वो अभी डेवलपमेंटल फेज में हैं, उनमें विकास करना है, सुधार करना है, परिवर्तन लाने हैं, तो लोक प्रशासन को ही करना है वो काम। विकसित देशों की राजनीतिक संस्थाएं, वहां की राजनीति कंपैरेटिवली काफी पुरानी है, काफी मैच्योर है, तो इसलिए वहां उतनी जरूरत नहीं है। अमेरिका में 1776 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन बना के 89 में लागू कर दिया, हम जाके अभी 47 में। अमेरिका की राजनीतिक संस्थाएं कितनी पुरानी हैं, ब्रिटेन की कितनी पुरानी है, फ्रांस की कितनी पुरानी है, और हमारे यहाँ देखिए अभी, और केवल हम नहीं, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मुश्किल से 50 60 70 75 साल पुराने। राजनीतिक संस्थाएं उतनी मैच्योर नहीं है, अभी उनको हमें सुधारना है, उनमें परिवर्तन करने, कौन करेगा वो काम? प्रशासन, क्योंकि प्रशासन में ही योग्य अनुभवी प्रशिक्षित लोग हैं। हम जानते हैं कि नीति का निर्माण प्रशासन को ही करना है, नीति का क्रियान्वयन प्रशासन को ही करना है, तो राजनीतिक परिवर्तन और सुधार के लिए भी नीतियां बनाना, लागू करना, अल्टीमेटली तो प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ प्रशासन राजनीति के ऊपर हावी हो जाता है, कारण यही है कि राजनीति नई है, उतनी मैच्योर नहीं है। विकसित देशों में नहीं हो पाता ऐसा, क्योंकि वहां राजनीति भी उतनी मैच्योर है, उतनी योग्य है, अनुभवी है। अगला देखिए, विकसित समाजों की तुलना में विकासशील समाजों में लोक प्रशासन का नियंत्रक संरक्षक स्वरूप ज्यादा है। कारण कि हम अभी विकास के दौर में हैं।
और सबसे परिपक्व जो संस्था है हमारे देश में या विकासशील समाजों में वो एडमिनिस्ट्रेशन ही है। कारण कि एडमिनिस्ट्रेशन का विकास तो औपनिवेशिक काल में ही हो गया था, तो बहुत परिपक्व है प्रशासन। अगर किसी और संस्था से कंपेयर करें तो, स्पेशली राजनीति से कंपेयर करें, समाज से कंपेयर करें, या और जो भी व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था वगैरह, उन सबसे कंपेयर करें तो सबसे परिपक्व आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन है। अंग्रेज बना के गए थे वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का, अभी तक वही चल रहा है कमोबेश रूप में। लेकिन राजनीति, अर्थव्यवस्था, बाकी सब स्वतंत्रता के बाद चीजें आई हैं, उनमें उतनी परिपक्वता नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है प्रशासन की बाकी संस्थाओं के लिए गाइड वाली भूमिका हो, उनको कंट्रोल करना हो, उनको सुविधाएं सहायताएं देना हो, तो प्रशासन की ये भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है बजाय डेवलप कंट्रीज के। उनमें सब चीज़ें काफ़ी मैच्योर हैं, पुरानी हैं, परिपक्व हैं। विकसित समाजों की तुलना में विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की अभिजनवादी प्रवृत्ति ज़्यादा है। लोक सेवाओं में अभिजनवाद, एलिटिज्म, मतलब जो समाज के पैसे वाले लोग हैं, उच्च वर्ग है, उनकी भूमिका ज़्यादा। क्योंकि जो नीचे के लोग हैं वो तो हम देख रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, निरक्षर हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, प्रेशर ग्रुप के रूप में काम नहीं कर पा रहे, प्रशासन में शामिल नहीं हो पा रहे। तो चूंकि हमारे यहाँ असमानता ज़्यादा है, गरीबी, निरक्षरता ज़्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रशासन में जो लोग आ रहे हैं, प्रशासन जिन लोगों के लिए काम कर रहा है, तो अभी भी वो तो एक चीज़ दिखती है कि वो अभिजनवाद, समाज के उच्च वर्ग के लोग, पैसे वाले लोग। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट देखें, विकसित समाजों, विशेषकर अमेरिका में, जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास नवीन लोक प्रशासन करता है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हीं उद्देश्यों को विकासशील समाजों में विकास प्रशासन या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। 1955 में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आया, विकास प्रशासन का। 1968 में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आया, नवीन लोक प्रशासन का। पर्पस लगभग एक ही था दोनों का, लोक कल्याण, समानता, परिवर्तन। लेकिन जो विकास प्रशासन था वो विकासशील देशों के लिए, और जो नवीन लोक प्रशासन था वो विकसित देशों के लिए। तो यह भी एक अंतर है विकसित विकासशील के संदर्भ। ये इन जनरल कुछ पॉइंट, कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है। अब यहां देखें, बात की गई है अकॉर्डिंग टू रिक्स, FW रिक्स पब्लिक एडमिशन से जुड़े हुए एक बहुत महत्वपूर्ण स्कॉलर या थिंकर हैं। और जो इकोलॉजिकल अप्रोच की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में भी सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है। रॉबर्ट डहेल हों, FW रिक्स हों, ये इकोलॉजिकल अप्रोच के सबसे बड़े समर्थक विद्वान रहे। FW रिक्स ने तो विकसित और विकासशील देशों के तुलनात्मक अध्ययनों पर सबसे ज्यादा काम किया, इनफैक्ट यही काम ही किया है उन्होंने। तो उनकी चर्चा के बिना ये टॉपिक हमेशा अधूरा है। तो थोड़ा सा यहाँ FW रिक्स की बात की गई है, लोक प्रशासन की भूमिका विकसित विकासशील देशों के संदर्भ में अलग अलग। रिक्स अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, समय 1917 से 2008। रिक्स ने कहा कि विकासशील देशों में परंपरागत बहुल कार्यात्मकता वाले संगठन होते हैं, लेकिन आधुनिक विशेषज्ञता युक्त संगठन भी साथ साथ विद्यमान होते हैं। विकासशील देश या डेवलपिंग कंट्रीज बेसिकली ट्रांजिशनल फेज में या संक्रमणशील दौर में है। रिक्स ने एक थ्योरी दी थी, प्रिज्मेटिक सोसाइटी एंड साला मॉडल। उसमें रिक्स ने 3 तरह के समाज बताए थे, फ्यूज्ड या परंपरागत समाज, प्रिज्मेटिक या विकासशील समाज, और डिफ्रैक्टेड या विकसित समाज।
रिक्स ने कहा जो परंपरागत समाज हैं उनमें कार्य विभाजन और विशेषज्ञता नहीं होती है, एक ही तरह की संस्थाएं सभी काम कर लेती हैं, जबकि विकसित समाजों में बहुत ज्यादा कार्य विभाजन और विशेषज्ञता होती है। और जो विकासशील समाज हैं वो दोनों के बीच की स्थिति में है, कुछ मामलों में होता भी है कार्य विभाजन और कुछ मामलों में नहीं भी होता। वही यहाँ लिखा है कि परंपरागत बहुल कार्यात्मकता वाले संगठन भी हैं और आधुनिक विशेषज्ञता युक्त संगठन भी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्पल के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं, जिला प्रशासन की संरचना आप देखिए, जिला शिक्षा, जिला स्वास्थ्य, जिला रोजगार, जिला पुलिस, हर एक अलग काम के लिए हमने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, लेकिन जिला कलेक्टर आज भी अकेला 300 से ज्यादा काम करता है। और उन 300 कामों में हर तरह के काम हैं, वो हेल्थ हो, वो एजुकेशन हो, वो लॉ एंड ऑर्डर हो, वो न्याय हो, वो रेवेन्यू हो, वो डेवलपमेंट हो, वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, हर तरह के काम अकेले करता है कलेक्टर। तो मतलब कि विशेषज्ञता युक्त संगठन भी है, अलग शिक्षा, अलग स्वास्थ्य, अलग रोजगार, अलग पुलिस, लेकिन मल्टी फंक्शनरी या बहुल कार्यात्मकता वाले संगठन भी हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। विकसित देशों में केवल विशेषज्ञता है, हमारे यहाँ भी मिक्स है चीज। और एक महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं, रिक्स ने कहा कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में वैधानिक सत्ता के साथ साथ परंपरागत और चमत्कारिक सत्ता भी देखने को मिलती है। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, वो तीनों यहाँ लिखे दिख रहे हैं। एक परंपरागत सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरा करिश्माई सत्ता, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, और तीसरा लीगल अथॉरिटी, वैधानिक सत्ता। जो विकसित देश डेवलप कंट्रीज हैं उनमें बस लीगल अथॉरिटी होती है, रेशनल होती है, वैधानिक सत्ता, लेकिन हम लोगों के यहाँ भी वो परंपरागत तो करिश्माई भी है, वैधानिक तो है ही। अभी भी हमारे यहाँ दुनिया भर के साधु महात्मा, संत महात्मा जो करिश्मे दिखाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, भगवान से सीधा प्रसाद उनके हाथ में आ जाता है, कभी सेब आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, अभी भी वो तंत्र मंत्र झाड़ फूक करिश्मा, लाखों करोड़ों लोग भक्त हैं उनके, वो आसाराम हो, वो राम रहीम हो, वो और इस तरह की तो परंपरागत चली आ रही है। फिर हम वही बात हमने कहा कि बाप के बाद उसका बेटा, गांधी परिवार हो या और जो भी की, और वैधानिक भी है भाई। आप आईएएस आईपीएस बनते हैं, आप डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनते हैं, तो आप नियम कानूनों के आधार पे, योग्यताओं के आधार पे बनते हैं, काम उसी आधार पे करते हैं, तो सब चीजें एक साथ चल रही हैं। हर जगह लीगल हो, रेशनल हो ऐसा नहीं है, हर जगह कैरिस्मेटिक हो ऐसा नहीं है, सब चीजें एक साथ, कहीं कुछ खिचड़ी पकी हुई है। रिक्स के अनुसार डेवलप्ड कंट्रीज या विकसित देशों में नहीं होता ऐसा, वहां मेनली वो जो लीगल रेशनल अथॉरिटी है वही देखी जाती है। हर चीज को तर्क, नियम कानूनों की कसौटी पे चेक किया जाता है। रिक्स ने विकासशील समाजों की कुछ और विशेषताएं बताई हैं, अलग से वो टॉपिक हम पढ़ते हैं, रिक्स का कंट्रीब्यूशन जैसा जहां सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। विकासशील समाजों को रिक्स ने नाम दिया प्रिज्मीय समाज का। कुछ विशेषताएं बताई कि विकासशील समाजों की परिस्थितियां क्या हैं, वहाँ की विशेषताएं क्या हैं, वो प्रशासन को बड़ी मात्रा में प्रभावित करती हैं। विषम जातीयता, हेट्रोजेंसिटी, औपचारिकता, फॉर्मलिज्म, परस्पर व्यापन या ओवरलेपिंग, कई इस तरह की बातें। ओवरलेपिंग के कई सारे डायमेंशन, आयाम बताया उन्होंने, नेपोटिज्म वगैरह, भाई भतीजावाद, बहु समुदायवाद वगैरह। तो ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। एफडब्ल्यू रिक्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ बस संदर्भ के रूप में थोड़ा सा हमने लिया है, ये बताने के लिए कि रिक्स का बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य और योगदान है विकसित और विकासशील समाजों, स्पेशली विकासशील समाजों की स्टडी में, पारिस्थितिक दृष्टिकोण।
रिक्स ने बताया है कि विकासशील समाजों की परिस्थितियां क्या होती हैं और कैसे वो परिस्थितियां वहां के प्रशासन को, उसके नेचर, उसके स्ट्रक्चर, उसके रोल को बड़ी मात्रा में प्रभावित करती हैं। कुछ और एक दो थिंकर्स हैं, उन्होंने भी विकसित विकासशील देशों की तुलना की है और फिर अंतर बताने का कोशिश किया है प्रशासन की भूमिका के बारे में। एक विद्वान देखिए स्क्रीन पे, के आर एंड्रयूज, केनेथ एंड्रयूज अमेरिकन एकेडमिक थे, समय 1916 से 2005। पुस्तक आई उनकी द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरपोरेट स्ट्रेटजी। उस किताब में उन्होंने बताया कि विकसित देशों के लोक प्रशासन में मितव्ययता, इकोनॉमी, दक्षता, एफिशिएंसी, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन का पक्ष ज्यादा प्रबल होता है। तो जान ही रहे हम कि भाई विकसित देश हैं वो, वहां का प्रशासन ज्यादा परिपक्व है, वहां की राजनीति या और दूसरी संस्थाएं भी ज्यादा परिपक्व हैं। ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाते हैं वो। हर व्यक्ति, हर संस्था अपना अलग अलग काम करते हैं, एक दूसरे के कामों में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप नहीं होता, एक दूसरे से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। हमारे यहाँ तो प्रशासन में राजनीति का हस्तक्षेप इतना हो जाएगा कि प्रशासन चाहे के भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो वहां प्रशासन में मितव्ययता ज्यादा होती है, दक्षता ज्यादा होती है, अनुभव है, परिपक्वता है, योग्यता है, और प्लस हमने कहा कि वहां की जो इकोलॉजी है वो उसका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, धर्म का, जाति का, राजनीति का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है। और हम लोगों क्या इतना ये सारी चीजें हैं कि प्रशासन काम ही नहीं कर पाता है। 40 दिन, 50 दिन, 2 2 महीने, 4 4 महीने, कभी कोई आंदोलन, कभी कोई हड़ताल है, कभी कोई चक्का जाम, बस सालों भर इसी में निकलता रहे। हर दूसरे दिन चुनाव होते रहे हम लोगों के यहाँ। कहाँ से खर्चा घटाएंगे हम, कहाँ से प्रशासन को कार्यकुशल बनाएंगे हम, सारी एनर्जी, सारा पैसा तो यहाँ लगा देंगे, कहाँ से हम रिफॉर्म करेंगे, कहाँ से आधुनिकीकरण करेंगे अपना। वैसे खाने के लिए पैसे नहीं, और ऐसे रोज 4,000 करोड़ का नुकसान होता है, 3500 करोड़ का आए दिन के आंदोलनों में। किसान आंदोलन हो रहा है, एक एक दिन का नुकसान देखिए। सोच के देखें कि वो सारा पैसा आज हो तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का नुकसान अब तक हो चुका है। और ऐसे आए दिन होते हैं आंदोलन, कभी सीए को लेके आंदोलन, कभी किसी को लेके आंदोलन। तो सारी एनर्जी, सारा रिसोर्स तो हम बेकार की चीजों में वेस्ट कर रहे हैं। डी टिर्सी और एक विद्वान डेविड टिर्सी, न्यूजीलैंड के प्रोफेसर, उनकी किताब आई द कम्पिटिटिव चैलेंज। उन्होंने लिखा उस किताब में कि विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में बाजार प्रतिस्पर्धा का परिवेश ज्यादा बेहतर होता है। तो ये बात भी हम देखते जानते हैं कि हमने तो अब जाके पिछले 20 30 साल में पब्लिक चॉइस थ्योरी वगैरह कॉन्सेप्ट्स को अपनाया, वो भी कितना अपनाया। सरकार के एकाधिकार को कम कर रहे हैं, वो भी पूरे मन से नहीं कर पा रहे हैं कम। बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें भी फिर दुनिया भर की दिक्कतें, समस्याएं हैं। और विकसित देशों ने तो बहुत पहले ही कैपिटलिस्ट मॉडल अपनाया है, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया है, प्राइवेट कंपनीज, बाजार की भूमिका, इन सबको बहुत महत्व दिया है, उनकी भूमिका बढ़ाई है। और कंपटीशन उतना ज़्यादा है वहाँ। हम अब कर रहे हैं ये काम, वो भी कितने कर रहे हैं, हमने कहा कितने मन से कर रहे हैं। तो ये कुछ कंपैरिजन हैं विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में, लोक प्रशासन के नेचर, उसकी भूमिका से जुड़े हुए। टॉपिक है ये विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन का स्वरूप तथा उसकी भूमिका। तो इस टॉपिक में इतना ही, और आज यहीं तक।
कल आगे बढ़ाएंगे। सो लास्ट टॉपिक करेंगे, टॉपिक होगा प्रशासन की पारिस्थितिकी, इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो कल करेंगे वो तीसरा लास्ट टॉपिक, और तब फिर उसके बाद शुरू करेंगे परसों से थिंकर, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर, प्रशासनिक चिंतन। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर आज की क्लास बंद करेंगे। अपने माइक ऑडियो ऑन करें और अगर कुछ पूछना है तो बताएं। ओके, किसी को कुछ नहीं पूछना है? जी प्रणाम। चले ठीक है, किसी को कुछ नहीं पूछना तो फिर आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। हम लोग, जी जी, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। जी चलिए, तो आज फिर यहीं रोक रहे हैं, कल मिलेंगे। सो जो लास्ट टॉपिक है उसकी बात होगी।